गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो छात्रों, आज हम व्याकरण पढ़ने वाले हैं। अभी तो हमने पिछले वीडियो में लेसन नंबर 1 और 2 की रिवीजन ली है। वो आपको ठीक से समझ में आई होगी, ये आशा करती हूँ। और आज हम व्याकरण का टॉपिक देखेंगे। अभी व्याकरण व्याकरण क्या है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो ऐसे लग रहा है, क्योंकि आप पहले से ही व्याकरण पढ़ते आ रहे हो। कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी भाषा हो, वो व्याकरण के बिना अधूरी होती है, ये आपको पता है। यानी व्याकरण से ही उस भाषा को परिपूर्णतः मिलती है। वो किस प्रकार, ये भी आप जानते हो। व्याकरण भाषा के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये हमने देखा ही है और हमें पता भी है। फिर भी हम इसे अच्छी तरह जानने की और भी कोशिश करेंगे। तो चलो छात्रों, आज हम व्याकरण में कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो ये जानने के लिए देखो आगे। व्याकरण में आज हम संज्ञा पढ़ने वाले हैं। संज्ञा मीन्स नाउन, बराबर ना। ये तो आप भी जानते हो, यानी जिसे मराठी में नाम बोला जाता है उसे हिंदी में संज्ञा कहा जाता है और इंग्लिश में नाउन बोला जाता है। ये आप सबको पता है। वैसे तो छात्रों, हम संज्ञा बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इवन हमारे 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा क्या है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। फिर भी ग्रामर के हिसाब से हम इसकी प्रॉपर परिभाषा क्या है, परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या है, इसे हम देखते हैं। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव या दशा हो, आदि के जो नाम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी प्राणी का नाम हो, या किसी स्थान यानी प्लेस का नाम हो, या किसी जाति का। अब ये सब क्या है, ये पूरा डिटेल्स में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले तो छात्रों, मेरे साथ ही अभी के अभी संज्ञा की पूरी डेफिनेशन यानी परिभाषा आज आप लर्न करने वाले हो। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से। देखो कितनी इजी है। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव दशा आदि के जो नाम है, जो भी उनको नेम दिए हैं, वही क्या है, संज्ञा है। इजी ना, यहाँ तक आपने ठीक से जाना। तो देखो आगे क्या है। यहाँ पे संज्ञा के कुछ उदाहरण दिए हैं। वैसे तो हम आज बहुत सारे उदाहरण देखने वाले हैं, फिर भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भारत एक विकासशील देश है। यहाँ पे पूरे सेंटेंस में आपने नीचे देखा है कि भारत को ही अंडरलाइन दिया है ना, बराबर ना। देख रहे हो आप सब लोग, भारत को अंडरलाइन क्यों की है, क्योंकि ये हमारे देश का नाम है। और अभी हमने डेफिनेशन में जाना कि किसी भी चीज़ को जो भी नाम दिया जाता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। भारत देश है और देश को नाम दिया है भारत, इसलिए वो क्या है, संज्ञा है। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता है। अभी नरेंद्र मोदी ये एक व्यक्ति का नाम दिया है जो हमारे पंतप्रधान हैं, ये आप सब जानते हो। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति का नाम है, तो किसी भी व्यक्ति के नाम को भी हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे, हाँ ना। ये आपको पता ही है। तो नरेंद्र मोदी, इसको भी नीचे अंडरलाइन है, तो ये क्या है, संज्ञा है। आगे वाला उदाहरण देखो। गंगा एक पवित्र नदी है। अभी यहाँ पे अंडरलाइन किसको की है, गंगा को की है। क्यों, क्योंकि नदियाँ तो बहुत सारी है, पर यहाँ पे प्रॉपर एक नदी के बारे में बताया गया है। उस नदी को नाम भी है
गंगा, इसलिए उसके प्रॉपर नेम के लिए यहाँ पे उसको गंगा नाम दिया है, इसलिए ये क्या है, संज्ञा है। आगे देखो, कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। अभी यहाँ पे जो कुरान लिखा है वो एक ग्रंथ का नाम है, इसलिए उस ग्रंथ को ये नाम कुरान दिया है, इसलिए ये क्या है, संज्ञा है। छात्रों, यहाँ पे सारे रेड लाइन जो दिए हैं आपको, जो हाईलाइट करके, वो सभी के सभी संज्ञा के उदाहरण हैं, क्योंकि नाम देश का क्यों ना हो, व्यक्ति का क्यों ना हो, नदी का क्यों ना हो, या किसी बुक का यानी ग्रंथ का क्यों ना हो, वो उसकी पहचान है और उसे दिया हुआ एक नाम है, इसलिए इस सारे नामों को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। यहाँ तक ज़रूर आपको सबको समझ में आया होगा कि संज्ञा यानी एग्जैक्टली क्या होता है। किसी भी चीज़ का हो, वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, जो कुछ नाम दिया जाता है वही हमारी संज्ञा है। आगे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि संज्ञा के कुछ भेद दिए हैं, है ना। इस भेद को जानने के पहले, इसके पहले हम कुछ बातें जानते हैं। आप जिस प्रकार पिछली कक्षा में पढ़े ही होंगे कि संज्ञा क्या है, और अभी जो मैंने आपको बताए वो सारे, तो इसके साथ ही इसके 3 भेद तो ज़रूर है, और उसके भी विस्तृत और 2 ऐसे 5 भेद है जो आप सामने देख रहे हो। तो यहाँ पे जो 5 भेद दिए हैं संज्ञा के, वो कौन से हैं वो देखो, आपके सामने है ही। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑब्वियस, इस सारे पॉइंट्स को किस प्रकार ध्यान में रखना ये भी मैं आपको बताऊंगी, पर सबसे पहले पॉइंट्स देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा फर्स्ट, सेकेंड वन जातिवाचक संज्ञा, थर्ड भाववाचक संज्ञा, फोर्थ द्रव्यवाचक संज्ञा, और लास्ट वन समूहवाचक संज्ञा। अब देखो छात्रों, ये 5 भेद हमारे संज्ञा के हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी यानी परिभाषा देखी, और वो अच्छे से आपने याद भी रखी है। फिर उसी परिभाषा के ऊपर हमने कुछ उदाहरण देखे। वो उदाहरण यानी क्या है, यानी एग्जैक्टली संज्ञा किसको कहते हैं ये भी देखा, और उसी के आधार पर हम संज्ञा के भेद यहाँ पे जो 5 दिए हैं उसको देखने वाले हैं। तो ये क्या है, देखो, सबसे पहले व्यक्तिवाचक है। अब हर पॉइंट को यानी हर प्रकार को, भेद को किस तरह याद रखना है ये मैं आपको बताती हूँ। हमेशा छात्रों, हमारा एग्ज़ाम में क्या होता है, हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करते करते क्या हो जाता है कि हम इसके भेद ही भूल जाते हैं। यानी कौन से भेद का कौन सा उदाहरण है, आंसर ठीक से पता होता है पर उसका नाम याद नहीं आता, है ना। बहुत बार ऐसे होता है, तो उसको किस तरह याद रखना है देखो, ये भी मैं आपको कुछ आइडियाज़ देती हूँ, सो आप ठीक से सुनो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इस नाम को अगर आपको ध्यान में रखना है तो किस प्रकार रखना है, तो व्यक्ति, एक पर्सन को हम कहते हैं व्यक्ति, किसी भी पर्सन को हम व्यक्ति कहते हैं, ये आपको ठीक से पता है। कोई भी मनुष्य हो तो हम उसे व्यक्ति से जानते हैं। उसी के ऊपर इस व्यक्तिवाचक संज्ञा को आपको ध्यान में रखना है। रही बात जातिवाचक संज्ञा की, तो उसे कैसे ध्यान में रखोगे। जाति, जिस प्रकार मनुष्य जाति है, प्राणी जाति है, पंछियों की जात है, उन जातियों पे आप जातिवाचक संज्ञा के नाम को याद रख सकते हैं। भाववाचक संज्ञा, इसको कैसे याद रखोगे। ऑब्वियस, हमारी भावनाएं, हमारे फीलिंग्स, इसके ऊपर आप इस नाम को याद रखोगे। फिर रही द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे कैसे याद रखोगे, तो द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य उस चीज़ को हम कहते हैं जो भी लिक्विड बेस होता है, फॉर एग्जाम्पल पानी, दूध, इसकी तरह।
तो इसके ऊपर से हम द्रव्यवाचक संज्ञा को याद रखते हैं। और समूहवाचक संज्ञा को कैसे याद रखेंगे? ऑब्वियस, समूह यानी हर जगह किसी भी चीज़ को जब इकट्ठा किया जाता है, सपोज बहुत लोगों की भीड़ है यानी बहुत समूह है वहाँ पे, ऐसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। मेरे हिसाब से ये पाँचों के पाँचों पॉइंट्स किस तरह याद रखने हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चला होगा। तो चलो आगे हम इस भेद को देखते हैं। तो छात्रों, यहाँ पे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को, हमारा जो पहला संज्ञा का भेद है, उसको स्टार्ट करते हैं। आपके सामने डेफिनेशन है उसकी, आप देखो। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा है ना? अभी देखो, जब हमने सिर्फ संज्ञा की डेफिनेशन देखी थी, इसमें से एक वर्ड उसमें नहीं था, वो कौन सा? विशेष, है ना? सिर्फ व्यक्ति, प्राणी, स्थान, इनको जो नाम दिया है वो संज्ञा कहा गया था। पर जब डेफिनेशन यानी जब परिभाषा, व्यक्तिवाचक की परिभाषा आती है, तो उसमें हर चीज़ के पहले विशेष शब्द लगता है। देखो, एक ही वर्ड है, कितना इम्पोर्टेंट है वो इस डेफिनेशन के लिए, कि जिन शब्दों के किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आपको नीचे दिया है किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल रमेश। मैं आपको बहुत उदाहरण इसके दे सकती हूँ, ऑब्वियस देने वाली हूँ। जैसे कोलकाता किसी शहर का नाम, सरोजिनी नायडू व्यक्ति का नाम, ताजमहल, कुरान शरीफ, रामायण आदि, ये सारे जो किसी भी व्यक्ति के लिए दिया हुआ जो प्रॉपर नेम होता है उसका। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में देखो, बहुत सारे टीचर्स होते हैं। अगर आप कहो कि मैं इस टीचर, कौन से टीचर के पास जाऊँ, अगर आपको किसी ने बोला ये ले और उस टीचर को दे आ, अरे उस टीचर को यानी किस टीचर को, उसका कुछ ना कुछ उन टीचर का भी प्रॉपर नाम होगा ना। तो किसी ने आपको वो प्रॉपर नाम लेके बोला कि हाँ ये स्वाति टीचर है, आप जाके इसको ये चीज़ दे दो, तो आप कहाँ जाओगे? बराबर उसी टीचर के पास जाओगे जहाँ पे आपको भेजा गया है। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉपर नाम आपको बताया गया था। इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कितनी इम्पॉर्टेंट है ये हमें यहाँ पे पता चलती है, कि किसी भी व्यक्ति का अगर विशेष नाम आपको नहीं पता होता है तो आप उस प्रॉपर व्यक्ति को नहीं जान सकते। किसी भी प्राणी तो इतने सारे हैं, अगर मैंने किसी प्राणी का नाम ही नहीं लिया और आपको इन्फॉर्मेशन देती जा रही हूँ, आप अरे ये किसके बारे में बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन हमारे सामने आएगा ना। तो इसलिए उस प्रॉपर प्राणी का नाम जब मेंशन होगा तब आप जानोगे कि हाँ इस प्राणी के बारे में बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि तब मैं आपको उसका विशेष नाम वहाँ पे बता दूंगी। और सेम प्लेस का भी उसी प्रकार है, कहीं आपको जाना है तो आपको पहले, आप अगर बस में बैठे हो, आपको टिकट निकालना है तो आपको कहाँ जाना है उस प्लेस का प्रॉपर नाम बताना पड़ता है, फिर ही आप वहाँ तक जा सकते हो ना। इसीलिए कि उस प्लेस का विशेष नाम आपको पता होना ज़रूरी होता है। इसी प्रकार ये व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो हर किसी विशेष नाम पे ही चलती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? व्यक्तिवाचक। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, हम ज़रूर देखेंगे। देखो यहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों के नाम बताया गया है, जैसे राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि, ये सारे अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर इन सब के लिए एक नाम है तो ये सारे व्यक्ति हैं।
पर हर एक व्यक्ति को हर एक अलग अलग जो नाम दिया है उसी के ऊपर उनकी पहचान रहती है। तो ये पहचान क्या है, वो किससे समझ में आती है, हमें व्यक्तिवाचक से समझ में आती है। बराबर, ये तो आपको ठीक से पता चला। हाँ, मैं आशा करती हूँ कि आपको व्यक्तिवाचक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हम देखने वाले हैं, पर उसके पहले हम इसके आगे का पॉइंट देखते हैं क्या है। व्यक्तिवाचक के बाद आता है हमारे जातिवाचक संज्ञा। अभी व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक संज्ञा में क्या कहा गया है, तो देखो, जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराती है उन्हें जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक पहाड़ ऐसे दिया है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे किसी भी जाति का बोध होना इम्पॉर्टेंट रहता है। यानी कि हम इसकी इस तरह भी डेफिनेशन देख सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये बहुत इजी जाएगा आपको कि जातिवाचक नाम में ही उसकी डेफिनेशन है कि किसी संज्ञा शब्द से किसी जाति का जब बोध होता है तो उसे जातिवाचक कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे पहाड़ दिया है, और भी मैं आपको बता सकती हूँ फूल, मछली, शहर, नदी, ये सारे जो है तो उसके कोई प्रॉपर नाम यहाँ पे नहीं है, ये कॉमन नेम है। यहाँ पे ये याद आपको रखना है कि किसी भी कॉमन नेम जब हम लेते हैं तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। क्योंकि अगर फूल कहा तो किसी प्रॉपर फूल का नाम नहीं लिया, सिर्फ कॉमन सभी फूलों को फूल बोला गया, इसलिए वो क्या है, सिर्फ फूलों की जाति की यहाँ पे हमें समझ आती है पर उसका प्रॉपर नहीं समझ में आता। तो ये क्या हुआ, जातिवाचक हुआ। पहाड़, और बहुत सारे पहाड़ों को नाम है पर मैंने किसी पहाड़ का नाम नहीं लिया बल्कि सारे पहाड़ों को पहाड़ ही शब्द से बुलाया, तो ये पहाड़ के जाति का बोध कराता है, इसलिए ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और उसके आगे देखो शहर, नदी, जो मैंने कहा किसी भी शहर का नाम नहीं लिया बल्कि कॉमन नेम लिया यहाँ पे, फिर से मैंने एक शहर और नदी कह के, तो ये सारे क्या हुए, हमारे जातिवाचक संज्ञा हुए, है ना। यहाँ तक समझ में आया कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, किसी भी जाति का बोध करवाती है। आगे देखो बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे आपके सामने उदाहरण आए हैं। एक व्यक्ति है, वस्तु है, प्राणी है, भाव है और स्थान है, पर इसके कहीं भी प्रॉपर नेम नहीं लिया गया है। अगर वो सामने वस्तु लिखा है वहाँ पे उसका नाम मैं टेबल ले लेती, तो वो जातिवाचक होता नहीं, वो व्यक्तिवाचक होता। पर यहाँ पे वहाँ पे सिर्फ वस्तु बोला गया है, इसलिए वो क्या हुई, जातिवाचक। प्राणी जो नाम दिया है वहाँ किसी भी प्राणी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ बल्कि सिर्फ प्राणी जाति ये समझ में आई, इसलिए वहाँ पे फिर से जाति का बोध होता है, इसलिए ये जातिवाचक। यहाँ पे नीचे जो स्थान दिया है उस स्थान के बारे में प्रॉपर स्थान का नाम लेके नहीं बताया गया बल्कि सिर्फ प्लेस दिखाई दी गई है, इसलिए वो क्या हुई, जातिवाचक। सेम व्यक्ति और भाव का है कि ये कौन सी भावना में वो लड़की बैठी है ये हमें पता नहीं, सिर्फ वहाँ पे वो दिख रही है कि कौन से तो फीलिंग्स में है। और रही बात व्यक्ति के, तो उस व्यक्ति का नाम कहीं मेंशन नहीं हुआ है, सिर्फ वो मनुष्य जाति का है ये समझ में आ रहा है, इसलिए ये सारे उदाहरण क्या हुए, जातिवाचक हुए। आया आपको समझ में। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का डिफरेंस क्या है, व्यक्तिवाचक में हम प्रॉपर नेम देखते हैं और जातिवाचक में हम कॉमन नेम देखते हैं। ओके, यहाँ से हमें
ये दोनों बातें समझ में आती हैं। तो चलो आगे देखते हैं कि क्या बताया गया है। हमारा तीसरा पॉइंट आता है भाववाचक संज्ञा। अभी बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है, छात्रों को जल्दी से भाववाचक क्लियर नहीं होता क्या होता है, बल्कि ये बहुत इजी है। भाववाचक यानी हमारे फीलिंग्स को अटैच कोई भी बात हो तो उसे हम भाववाचक कहते हैं। देखो यहाँ पे दिया है आपके डेफिनेशन में भी, जो शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या आप इस प्रकार भी कह सकते हो, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव या दशा का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, फिलहाल नीचे एक आपको सुंदरता दिया है, उससे भी अलग ईमानदारी है, बनावट, भलाई, बुराई, सजावट, स्वास्थ्य, महत्ता, बुढ़ापा, ये सारी बातें भी इसी में आते हैं। और देखो ये सारी बातें हमारे व्यक्ति के भावना से है। बल्कि यहाँ पे एक बात क्लियर है, जो कुछ आपको मैंने अभी तक बताया, सपोज फॉर एग्जांपल सुंदरता तो दिखाई देती है, पर जो ईमानदारी, बनावट, भलाई, बुराई, ये इंसान के भावनाओं के और बिहेवियर पे डिपेंड रहता है कि ये किस प्रकार, यानी ये सारी बातें दिखाई नहीं देती पर वो इंसान के अंदर भावना के रूप में होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, भाववाचक संज्ञा। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो भाववाचक संज्ञा में आपको कौन से उदाहरण दिए, देखो देखो आपके सामने हैं कौन से भाव, फिर से एक बार दोहराती हूँ। क्रोध इंसान का, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख और प्यास, ये सारी बातें जो हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, हम उसको हमारी भावनाओं में कि देखते रहते हैं, ये कोई भी इसमें से एक भी चीज़ आपको दिखाई नहीं देती। जब आप उसको चेहरे पे लाते हो तो उसको दिखाई देता है, पर वो फीलिंग्स आपके अंदर से होती है, यानी आपकी भावना जिस प्रकार होती है उस प्रकार आपका चेहरा रिएक्ट होता है। करेक्ट ना? तो इसी से हम भाववाचक संज्ञा पहचान सकते हैं। अभी रमेश बहुत क्रोधित है, ऐसा सेंटेंस मैंने बनाया, तो क्रोधित क्या हुआ, भाववाचक। महेश को बहुत खुशी हुई है, तो ये क्या हुआ, खुशी, भाववाचक। हम अपने मम्मी से बहुत प्रेम करते हैं, तो प्रेम क्या हुआ, भाववाचक। यानी अगर इस शब्द के नीचे जब अंडरलाइन आ जाती है या भाववाचक संज्ञा आपको पहचाननी है तो इन शब्दों के नीचे अंडरलाइन आपको देनी है, और जब अगर ऑलरेडी अंडरलाइन है तो उसको पहचानना है कि ये भाववाचक संज्ञा है। क्लियर? तो चलो आगे देखते हैं क्या बताया है। द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या बताया है देखते हैं। चलो, द्रव्य नाम तो आपको मैंने पहले ही क्लियर किया कि क्या होता है, जो भी लिक्विड बेस होता है, जैसे पानी या दूध। इसकी डेफिनेशन देखो, जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो, पदार्थ यानी कोई वस्तु भी हो सकती है पर उसका रूपांतर द्रव्य में हो सकता है, या द्रव्य से वो पदार्थ बना हुआ होता है, ऐसी कोई भी चीज़, इसलिए यहाँ पे पदार्थ शब्द या धातु बोला गया है। धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, आप द्रव्यवाचक में ये भी डेफिनेशन कह सकते हो, जिन शब्दों से किसी धातु, अनाज या ठोस या तरल पदार्थों का बोध हो उसे भी हम क्या कह सकते हैं, द्रव्यवाचक। आपको यहाँ बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं, दूध, घी, गेहूँ, सोना, चांदी, ऊन, पानी आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। तो देखो और भी है इसमें, आप पानी तो यहाँ पे दिया है, दूध है, तेल होगा,
और भी पेट्रोल भी होगा, फिर पत्थर भी होगा, क्योंकि पत्थर भी आगे जाके घिस घिस के द्रव्य में रूपांतर हो ही जाता है। ये सारी बातें द्रव्यवाचक में आ जाती हैं। द्रव्यवाचक के बहुत सारे उदाहरण अगर लिक्विड बेस बोलो तो आपके सामने आ जाते हैं। सोना, चांदी, ऊन, ये सारी बातें सबसे पहले लिक्विड बेस में होती है, फिर वो ठोस और तरल बन जाती है। ये तो आपको पता है, इसलिए ये सारी जो भी उदाहरण हैं वो सारे के सारे कौन से हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के हैं। देखो और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल, ये जो सारे उदाहरण हैं वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिलहाल आप इसको देख के याद में रख सकते हो या इसको आप लिख के भी रख सकते हो। अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट्स बातें यहाँ पे हो रही है, तो ये सारे आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर नोट्स तो मिलने वाले हैं। फिलहाल आप इसको अंडरस्टैंड करो कि ये क्या है एग्जैक्टली, किसे क्या कहा जाता है, किस पदार्थ को द्रव्य पदार्थ कहा जाता है। ये सारी बातें बहुत ठीक से जान लो पहले, फिर आगे का हम देखेंगे। चलो नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा। अभी ये समूहवाचक संज्ञा क्या है? देखो, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत ही इजी है ये। इसकी और एक इजी रूप से डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध हो, बहुत इजी, उसी के नाम पे उसी की डेफिनेशन है कि जिस संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध हो उसे ही क्या कहते हैं हम? समूहवाचक। जैसे फॉर एग्जाम्पल भीड़, मेला, कक्षा, समिति, झुंड आदि समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि इन सारे शब्दों में किसी एक का या कहीं भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं होता, यानी वहाँ पे बहुत समूह होता है सबका, इसलिए ये सारे समूहवाचक में आ जाते हैं। और भी है, हमारी क्लास की कक्षा ले सकते हो आप। इस क्लास में आप एक जन नहीं बैठे होते हैं, 40 स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं, यानी ये पूरी कक्षा आपका एक समूह है। सभा यानी मीटिंग होती है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे के लोग होते हैं। अगर फूलों का गुच्छा ले लो, उस गुच्छा में एक फूल नहीं होता, बहुत सारे फूल जब इकट्ठे किए जाते हैं तभी उसका गुच्छा होता है। भीड़, भीड़ ये शब्द तो हम बहुत सारे लोग हो इकट्ठे आए हुए, तो वहाँ पे ही हम भीड़ शब्द का यूज़ करते हैं, तो वो भी बहुत सारे लोग समूह में वहाँ पे होते हैं। सेना, सेना यानी जो भी मिलिट्री की टुकड़ी है, जो हमारी टीम होती है, वो पूरी समूह में होती है, ग्रुप में होती है, तो वो क्या होता है? हमारा समूहवाचक संज्ञा। इसके बहुत सारे उदाहरण तो आपको समझ में आए। एग्जैक्टली समूहवाचक संज्ञा क्या है ये भी समझ में आया। देखो यहाँ पे बहुत सारे और भी उदाहरण हैं। जैसे मैंने आपको बताया कक्षा, जिसे समूह कहा जाता है। हमारा परिवार खुद का, जिसे भी हम समूह कहते हैं। सेना जो टुकड़ी होती है। जनता, जब सारे एक साथ आते हैं तो उसे जनता बोला जाता है। अस्पताल इसलिए दिया है क्योंकि अस्पताल में भी कभी एक इंसान नहीं रहता, बहुत सारे लोग, और यहाँ पे ऐसे प्लेस दो, एक अस्पताल और मंदिर जो है वो समूह में ही आने वाले लोग वहाँ पे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत, तो इसीलिए वहाँ पे वो हमें समूह के रूप में यहाँ पे बताए गए हैं। हाँ, तो यहाँ तक 5 पॉइंट जो है, यानी कि जो भी भेद है वो हमने यहाँ तक बताए। आपको बहुत अच्छे तरीके से वो याद आए होंगे, समझ में आए होंगे, ये मैं आशा करती हूँ। और इसको और भी समझने के लिए हम आगे ज़रूर देखेंगे। तो छात्रों देखो, यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं कि बहुत सारी वस्तुएं दिए गए हैं। इस वस्तु को कुछ कुछ नाम भी दिए हैं। सबसे पहले जो गेंद है, अगर इस गेंद को हम ये नाम पढ़ के तो जानते हैं कि ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी। याद आया? सब लोग अपने अपने माइंड में सोचो इसको कि गेंद, अगर आपके सामने गेंद ये नाम आया है
तो ये कहाँ पे जाएगा, यानी ये कौन सी संज्ञा होगी? बोलो बोलो, आप बोलते रहो और सिर्फ मैं बताऊंगी तब वो करेक्ट है या नहीं, सिर्फ उसको देखो। हाँ, गेंद क्या है? ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या और कहाँ? नहीं, ये व्यक्तिवाचक है। करेक्ट ना? क्योंकि उस गेंद को गेंद बोला गया है, उसका नाम ही बॉल है यानी गेंद है, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। अब दूसरा जो है पिक्चर, वहाँ पे देखो, वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स दिए हैं यानी फल। तो वहाँ पे किसी फल का कुछ प्रॉपर नाम बोला है आपको? नहीं ना। तो फल यानी सिर्फ फलों की जात यहाँ पे समझ में आती है। तो ये क्या हुआ? क्या हुआ ये? जातिवाचक हुआ ना? बराबर। नेक्स्ट देखो, साइकिल। साइकिल क्या हुआ? क्या हुआ? व्यक्तिवाचक? ऑब्वियस व्यक्तिवाचक, क्योंकि सारे गाड़ियों में से वो साइकिल है, ये मेंशन किया है। बोतल, वैसे बोतल को हम दो हिस्सों में भी रख सकते हैं, क्योंकि वो कौन सी बोतल है, कांच की बोतल है या प्लास्टिक की है, फिलहाल उसको बोतल, उसका नाम ही बोतल है, तो वो व्यक्तिवाचक में ही डेफिनेटली जाएगा। पेन पेंसिल, इस सारे मटेरियल में ये पेंसिल है, ये उसके नाम से पता चलता है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक है। और ये कागज़, कागज़ उसका प्रॉपर नाम है, इसलिए वो भी व्यक्तिवाचक है। यानी इन उदाहरणों में हमें बहुत सारे उदाहरण व्यक्तिवाचक के दिखाई देता है, और अलग एक रखा है जो आपको पहचानना था जातिवाचक को, तो वो था फल। आया समझ में? चलो तो आगे देखते हैं क्या है। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे पिक्चर्स है ना, तो यहाँ पे भी आप अलग अलग पहचान सकते हो। सबसे पहले तो नीचे देखो, सारे प्लेस है, ऊपर वाले 2 मिनट बाजू में रख दो। सब लोग पहले नीचे वाले पिक्चर्स देखो, जो दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा, ये सारे प्लेसेस आपको बताए है ना। तो ये सारे प्लेस यानी स्थान, इसके प्रॉपर नाम बताए हैं, इसलिए ये सारे के सारे क्या हुआ? क्या होंगे? व्यक्तिवाचक होंगे। करेक्ट? एकदम करेक्ट। और आगे देखो, अब भी ऊपर वाले पिक्चर देखो। स्टार्टिंग वाला जो है मनुष्य कहा गया है, तो वो जो मनुष्य है वहाँ ना कि उस औरत का नाम बोला है और ना कि उस आदमी का, तो उन दोनों के लिए मनुष्य जाति का उल्लेख वहाँ पे किया है, इसलिए वो क्या होगा? क्या होगा? वो जातिवाचक है। पशु, पशु में क्या होगा? वो बकरी है, ये नहीं आपको बताया, वो पशु है, तो उसके पशु की जात सिर्फ आपके सामने आ रही है, तो वो जातिवाचक है। पक्षियों में वो कौन सा पक्षी है ये आपको नहीं बताया है, इसलिए ये भी जातिवाचक है। रही बात गाय, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, पर नहीं होना चाहिए। गाय को भी एक ना एक प्रॉपर नाम रहता है, तो वो जातिवाचक में ही जाएगी। घोड़ा, घोड़े का भी हम नाम रखते हैं, बहुत सारे घोड़े होते हैं, तो उस घोड़े कॉमन में एक घोड़ा होता है, तो उसको कुछ ना कुछ बहुत प्रॉपर नेम दिए होते हैं। फिलहाल जो ऊपर वाले सारे पिक्चर है वो जातिवाचक में जाएंगे, और नीचे वाले क्या है? सारे के सारे व्यक्तिवाचक में जाएंगे, क्योंकि वो प्लेसेस है। आया समझ में? और भी बहुत सारे उदाहरण हमारे पास है। देखो यहाँ पे मेंशन किया है कि ये व्यक्तिवाचक के संज्ञा उदाहरण किस प्रकार हो सकते हैं। यहाँ पे सामने एक पिक्चर दिख रहा है और उसके नीचे सेंटेंस है, देखो, महात्मा गांधी महान थे। तो यहाँ पे रेड हाईलाइट किया हुआ है महात्मा गांधी, क्योंकि ये नाम है और इसलिए वो क्या है? व्यक्तिवाचक है। करेक्ट? दूसरा देखो, मैं कल आगरा जाऊंगा, यानी यहाँ पे आगरा को रेड हाईलाइट किया है, इसलिए आगरा एक प्लेस का नाम है, तो वो भी क्या हुआ? व्यक्तिवाचक।
अब मेरे ख्याल से आपको व्यक्तिवाचक पूरी तरह याद ही हुए होंगे कि क्या है। आगे देखो, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे भी 3 उदाहरण दिए आपको। पहले में देखो, लड़कियां घूमने जाती है। अब उन लड़कियों का यहाँ पे कोई स्पेशल नाम दिया है? नहीं, नहीं दिया है ना। ये तो दोनों को कॉमनली लड़कियां बोला गया है, वो रेड हाईलाइट में आपको दिख रहा है। तो ये क्या है? जातिवाचक का उदाहरण है। बाग में फूल खिले हैं। कौन सा फूल खिला है ये बताया नहीं। अगर वहाँ पे ऐसे लिखा होता कि बाग के गुलाब बहुत अच्छे हैं, यानी गुलाब के फूल, तो वो हो जाता व्यक्तिवाचक। पर यहाँ पे सिर्फ बोला है कि फूल खिले हैं, कौन सा ये पता नहीं। ये कॉमन जाति वाला है, तो इसलिए ये क्या हुआ? जातिवाचक। अध्यापक पढ़ाते हैं, पर कौन से ये कहीं भी मेंशन नहीं किया, इसलिए ये भी क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा हुआ। अभी आपको इतने सारे उदाहरण देखते देखते धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार हम उदाहरण सारे देखते जा रहे हैं। अरे यहाँ देखो, भाववाचक संज्ञा के भी उदाहरण है कि वह ईमानदारी से काम करता है। अभी यहाँ पे इनकी ईमानदारी के ऊपर बोला है। ये इंसान बहुत ही ईमानदारी से काम करता है, इसलिए इसको ईमानदार इंसान बोला गया है, यानी ये भावना है। बुढ़ापा उन्हें परेशान करता है। बुढ़ापा ये स्थिति है, इसलिए इस स्थिति को भी हम भाववाचक संज्ञा में ही इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जो ये भावना है, बुढ़ापा ये भी तो एक उस बुढ़ापे पे होने वाली उनकी भावना है कि हाँ अब में हम बुढ़े हो गए। तो ये वो भी देखो एग्जाम्पल में वही बोल रहा है कि परेशान करता है बुढ़ापा। तो ये भी क्या हुआ? एक भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, 5 के 5 संज्ञा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगे, ये तो मैं आशा रखना चाहूँगी। और आप भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण लेकर इसको करने की कोशिश ज़रूर करोगे। यहाँ पे सामने देखो, बहुत सारे पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे भी हम रिवीजन के रूप में इसे लेते हैं कि चलो अभी जो कुछ पढ़ाया उसके बेस पर हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले पिक्चर में देखो, पेड़ है। ये पेड़ है, कौन सा पेड़ है? मैंने कोई नाम नहीं दिया है, सिर्फ उसको पेड़ बोला है, तो वो कहा जाएगा? वो जातिवाचक होगा। अभी उसके नीचे देखो, पेड़ पर बंदर भी है, और अगर मैंने बोला बंदर को अंडरलाइन करो, तो प्राणियों से वो बंदर है ये हमें पता चलता है ना। इसलिए ये क्या हुआ? जातिवाचक है। यहाँ पे देखो ऊपर कि हर जगह हरियाली है। दिख रहा है ना सबको हरियाली? तो हरियाली कहाँ पे जाएगी? थोड़ा सा सोचो, आपको समझ में आएगा। कहाँ जाएगी हरियाली? तो ये भाववाचक में ही जाएगी। और रही नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला जो हमारा पिक्चर एक है, वो देखो कि झरना है, नीचे बह रहा है। तो वहाँ पे अगर आप बोलते हो कि मुझे पानी पीना है झरने का, पानी के नीचे अगर अंडरलाइन हो तो वो द्रव्यवाचक में जाएगा, और अगर झरना के नीचे अंडरलाइन हो तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि नदी के जैसे नाम है वैसे झरना भी एक नाम है, उसको दिया हुआ, इसलिए वो व्यक्तिवाचक में जा सकता है। पर अगर हमें पानी से लेना है तो फिर वो द्रव्यवाचक में जाएगा। नहीं तो पानी को अंडरलाइन है और आप वहाँ पे लिख दोगे व्यक्तिवाचक, तो वैसे नहीं करना है। ओके, अंडरलाइन हो या नहीं हो, आपको जो पहचानने के लिए बोला है सिर्फ आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। और एक यहाँ पे पिक्चर है, देखो बहुत सारे फ्लावर्स है, यहाँ पे फूल्स हैं। तो वहाँ पे कोई एक फूल नहीं, यहाँ पे अगर कुछ सेंटेंस होगा तो कुछ ऐसे होगा कि बगीचे में फूल बहुत अलग अलग तरीके के हैं, बहुत सुंदर है।
तो ये फूल जो शब्द है वो हमारा कहाँ पे जाएगा? जातिवाचक में जाएगा। ये तो हमने देखा ही है ना? तो चलो आगे देखते हैं। ये आपको मैंने सॉल्व करने के लिए एक पिक्चर सामने रखा है, आप भी इसके ऊपर बाद में कर सकते हो। यहाँ पे संज्ञा के बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं, हमें खोजने हैं। जैसे नीचे एक सेंटेंस दिया, देखो, राज और सीमा अपने माता पिता के साथ जयपुर का मेला देखने गए। मेला एक विशाल मैदान में लगा था। अब जहाँ जहाँ रेड है वो देखो कि राज, सीमा, जयपुर, मैदान, ये सारे नाम हैं, यानी ये सारे व्यक्तिवाचक में जाते हैं। हम यहाँ पे जातिवाचक भी देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चे कहाँ पे जाएगा? जातिवाचक में जाएगा। झूला है तो झूला नाम व्यक्तिवाचक में जाएगा। ये सारे बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं, तो खुश कहाँ पे जाएगा? कहाँ पे जाएगा? खुश भाववाचक में जाएगा। और रही बात यहाँ पे द्रव्यवाचक में, तो मुझे पानी पीना है, कोई बच्चे शरबत पी रहे हैं, तो शरबत कहाँ जाएगा? द्रव्यवाचक में जाएगा। और रही बात समूह की, तो मेले में बहुत भीड़ है ना? तो ये क्या हुआ? भीड़ समूहवाचक में। यानी हमारे सारे के सारे संज्ञा के उदाहरण, सारे भेद के उदाहरण इस पिक्चर में हम बहुत सारे देख सकते हैं, बना सकते हैं। आपको भी इसी प्रकार कुछ उदाहरण आप भी घर पे बना सकते हो, देख सकते हो। तो छात्रों, अब यहाँ पे हम रुकते हैं, क्योंकि हमारा संज्ञा का पूरा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और फिर हम आगे कुछ नए टॉपिक के ऊपर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल यहाँ तक सबको धन्यवाद।